नाज़रीन आदाब, मैं नाइशतन और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नाइशतन ऑफिशियल। आज हम एक ऐसी अजीम शख्सियत के साथ बैठे हैं जिनका इल्मी सफ़र बहुत ही वसी है, चाहे वो राजनीति शास्त्र हो, इतिहास हो, आज़ादी का आंदोलन हो या सामाजिक आंदोलन, और उन पे उनकी पकड़ बहुत गहरी है। आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है इमरजेंसी के 50 वर्ष, और इस मौजू पर बातचीत करेंगे आज हम प्रोफेसर रमेश दीक्षित से। रमेश दीक्षित जी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, उनका इल्मी सफ़र इतना गहरा और लंबा है, और आज हमारा जो ये मौजू है इमरजेंसी के 50 वर्ष, इसके बारे में उनसे हम तफसीली बातचीत करेंगे। तो अब हम सीधे चलते हैं रमेश दीक्षित जी के पास और उनसे इसके मौजू पर गुफ्तगू करते हैं। रमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नाइशतन ऑफिशियल में। सबसे पहले तो सर हम ये जानना चाहेंगे कि आप इमरजेंसी के दौर में एक स्टूडेंट लीडर थे, आपके तजुर्बात उस दौर के क्या रहे हैं? देखिए, इमरजेंसी जब लगी तो हम लोग तो होशियारी बरत रहे थे, समझते थे कि कभी भी हमला हो सकता है इसके जीवन पे। तो हम लोग एक्टिव थे छात्र राजनीति में काफी, तो एहतियात बरत रहे थे, अपनी तरफ से पूरा एहतियात बरत रहे थे। मगर शायद 7 जुलाई तारीख थी कि पूरे कैंपस को घेर लिया गया था, जेएनयू को, तमाम जेएनयू कैंपस को, और बीएसएफ के बड़े बड़े कहना चाहिए बसें होती हैं, बहुत ही जो दिखाई पड़ती हैं आपको, दुश्मन इलाके में घूमती हुई, उस तरह की भी कम से कम 100 गाड़ियां रही होंगी। और सब उस वक्त जो लोग पकड़ में आए उनमें से मैं भी था, क्योंकि मैं उससे पहले स्टूडेंट की एक्टिविटी काफ़ी एक्टिव था, और थोड़ा सा जो यूनियन थी वहाँ की उसके तमाम सक्रिय लोगों में था। मैं था, प्रकाश कारक थे, मेरी पत्नी वंदना मिश्रा भी थी, और एसपी तिवारी थे हमारे दोस्त, सहल हाशमी थे हमारे दोस्त, ये तमाम गिरिजेश पंत थे, ये तमाम लोग थे जो उस दौर में काफ़ी एक्टिव हुआ करते थे। तो हम लोग ये उम्मीद कर रहे थे कभी भी कुछ हो सकता है। तो खैर, तो ये इमरजेंसी हुई और हम लोग जेल में गए। इसके बाद में भी मतलब आपने गिरफ्तारी दी थी स्टूडेंट लीडर के तौर पर खुद से, या वो लोग ने गिरफ्तार किया था? मैं उसूलन हम लोग जो थे, उस संगठन से मेरा जो वास्ता था उस वक्त स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया से, तो हम लोग उसूलन मानते थे कि गिरफ्तारी देने की जरूरत नहीं है। अब गिरफ्तार न हुए होते तो हम लोग अंडरग्राउंड काम करते हैं। तो एक होता है गिरफ्तारी देने पर क्या होता है कि आप पकड़ लिए जाते हैं, फिर आप किसी लायक नहीं रह जाते हैं। और हम लोगों का मंशा ये थी कि अगर ऐसा कुछ मौका आया तो वो निश्चित तौर पर लोगों के बीच जाएंगे और बिना गिरफ्तारी दिए लोगों के बीच काम करेंगे। तो सही बात तो ये है कि हम लोग गिरफ्तार किए गए थे, कोई इरादा हमारा गिरफ्तारी देने का नहीं था। और इसीलिए जबकि बाद में जब हम लोग जमानत पे छोड़ दिए गए इस मामले में कि तमाम स्टूडेंट्स हमारे साथ ऐसे भी थे उस वक्त, तो आईएएस का इंटरव्यू दे रहे थे, उनके जो वालिदैन थे तो काफी रसूख वाले थे, तो उसके चलते जब उनको मौका मिला तो हम लोग भी छोड़ दिए गए। अच्छा, इसलिए कितने दिन आप लोग गिरफ्तार हैं? तय थे कि हम लोग टेक्निकली देखा जाए तो केवल 15 दिन पहली खेप में भी। तो हमारे खिलाफ क्योंकि कुछ आईपीसी के केसेस भी चल रहे थे पहले से, वो जोड़ दिए गए थे, तो थोड़ा ज्यादा वक्त हो गया था, 1-2 हफ्ते से ज्यादा का भी, तो 15 दिन का करना चाहिए ये था शुरू में भी। तो पहले हम लोग पेश किए गए रिमांड में, कोर्ट में पेश किए गए। उस वक्त तक इतना प्रेशर बाकी लोगों बन चुका था तमाम और विद्यार्थियों का, उसके चलते हम लोग डीआईआर में पकड़े गए थे, तो इसलिए उस वक्त हम लोगों को दिया गया और बाद में केस चलते रहे हम लोगों के खिलाफ लगातार। जो इमरजेंसी हुई थी सर, उस दौरान जो लोगों के, नागरिकों के अधिकारों का जो हनन हुआ था, उस पर जो प्रभाव पड़ा था, उसके बाद उसके लिए किस तरह से काम किया गया, उसके सुधार के लिए? देखिए, मैं बताएं आपको, शायद ये है कि निश्चित तौर पर यह पहला मौका था हिंदुस्तान के इतिहास में जब लोगों को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा हो सकता है। तो यह था कि लोग मुताबिक तरीके से राजनीति हो रही थी, और जब कभी हम लोग सरकार के खिलाफ बोलते थे गिरफ्तारियां हो जाती थी। तो ये पहला मौका था कि इमरजेंसी के घोषणा के साथ ही साथ ये भी कर दिया गया कि तमाम तरह की बंदिशें लागू कर दी गई। इन बंदिशों में
बोलने की आज़ादी पर भी, प्रेस की आज़ादी पर हमला हुआ, तमाम अखबारों पर कहना चाहिए अखबार वालों को हिदायतें दे दी गई तो ये ऐसा नहीं छापेंगे, ऐसा नहीं छापेंगे। इस हालत में तमाम लोग, पहली बात तो पहला जो हादसा हुआ कि जितने लोग भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे मुख्तलिफ पार्टियों के, वो सब बड़े बड़े नेता जो गिरफ्तार कर लिए गए पहले ही, तो जितने भी लोग थे, जितनी पार्टी के भी लोग थे वहां पर भी। तो इस तरह से ये कोशिश की गई हुकूमत की तरफ से कि किसी तरह का डिसेंट, किसी तरह की असहमति, किसी तरह की नाइत्तेफाकी ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि जितने हमारे फंडामेंटल राइट्स थे तो मुलतवी कर दिए गए इस पूरे वक्त के लिए। और ये माना गया कि किसी भी तरह की कोई सभा होगी, किसी तरह का कोई करना चाहिए, कोई तकरीर होगी, वो हुकूमत के खिलाफ माना जाएगा। इस ढंग से देखा जाए कि इमरजेंसी नागरिक अधिकारों पर हमला था, प्रेस की आज़ादी पर हमला था, नागरिकों की बोलने की आज़ादी पर हमला था, और सबसे बड़ी चीज ये है कि खौफ का माहौल जारी किया जा रहा था, जिसमें उस खौफ के माहौल में ऐसा हो गया कि लोग खुद ब खुद भी खामोश रहना पसंद कर रहे थे। और अखबार वालों की स्थिति तो ये थी कि तमाम अखबारों ने पहले दिन 26 की सुबह को अपना हाशिया खाली छोड़ दिया, पूरा पन्ना खाली छोड़ दिया, सफेद छोड़ दिया, इसलिए प्रोटेस्ट दर्ज किया। और ये बात सही है कि इमरजेंसी के खिलाफ प्रोटेस्ट तो किसी न किसी शक्ल में चलता ही रहा, अलग अलग इलाकों में, ये बात सही है। लेकिन जैसे जब इमरजेंसी का दौर चल रहा था तो जो मीडिया था, क्या वो एक उद्दंडता जैसे रोल में आ गया था सरकार के पक्ष में करते हुए, और जो विपक्ष के नेता थे उनके साथ किस तरह का व्यवहार? नहीं, उस वक्त तो हुआ, देखिए फैक्ट है, सच्चाई बात तो ये है कि उस वक्त स्थितियां ये थी जिसको कि इमरजेंसी जब खत्म हुई तो आडवाणी साहब जो सूचना और प्रसारण मंत्री बने थे, उन्होंने कहा था कि उनसे झुकने के लिए कहा गया था, वो रहने लगे। तो रेंगने का काम उन्होंने खुद ही खुशकिस्मती किया था। ये फैक्ट है कि तमाम जर्नलिस्ट गिरफ्तार हुए थे, उदित नजर गिरफ्तार हुए थे, और भी तमाम हर इलाके से कुछ न कुछ कोई न कोई बड़ा नाम ऐसा था जो गिरफ्तार हो गए थे वहां पर भी। वो फिर भी सही बात यह है कि लोगों ने, तमाम अखबार नवीसों ने अलग अलग तरीके से अपना प्रोटेस्ट करने का तरीका जारी रखा था, ये भी ध्यान देने की बात भी है। और इमरजेंसी के बाद के वर्षों में समाज में क्या बदलाव आए, क्या उसके साथ इमरजेंसी आगे निकले? पहली तो इमरजेंसी के दौरान ही एक चीज जो हुई वो ध्यान देने की बात यह है कि मुख्तलिफ पार्टियां और उनके जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस थे, उन लोगों ने तमाम बुलेटिन के जरिए, पैम्फलेट के जरिए पर्चे निकाले, पोस्टर निकाले और अंडरग्राउंड काम करते रहे सभी के सब लोग। तो ऐसा नहीं था कि प्रोटेस्ट हुआ नहीं, इस दौर में प्रोटेस्ट तो लगातार होता रहा। मगर ध्यान देने की बात है, जो मैं बार बार इस बात पे जोर दे रखता हूँ कि जो प्रोटेस्ट था तो उन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के विंग की तरफ से था जो समाजवादी प्रवृत्ति की थी, सोशलिस्ट पार्टी की विंग थी, वो लोग अच्छा काम कर रहे थे, सीपीआईएम के लोग, सीपीआईएमएल के लोग काम कर रहे थे। तो उस वक्त सीपीआई तो पूरी तौर से सरकार का साथ दे रही थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वो तो हुकूमत के साथ थी, मगर सीपीआईएम, सीपीआईएमएल और सोशलिस्ट पार्टी के लोग और कुछ गांधीवादी लोग, ये लोग काम कर रहे थे। और ये बताने में, ये कहने में थोड़ा सा मुझे कोई गुरेज नहीं हो रहा है कि दरअसल आज जो हुकूमत में लोग हैं उनको ऐसा बताया जा रहा है, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि जैसे सारी लड़ाई यही लड़ी हो। दरअसल आरएसएस के लोग माफी मांग रहे थे उस समय। माफी नामे की स्थिति ये थी कि जिन जिन जेलों में लोग थे, ज्यादातर पकड़े गए थे, बड़े नेता छोड़कर इनके ज्यादातर लोग पकड़े गए थे कालाबाजारी में, बेईमानी में, मुनाफाखोरी में पकड़े गए थे इनके लोग। तो दुकानदार लोग, हालात का फायदा उठा, ज्यादातर दुकानदार लोग थे इनके लोग। तो वैसे भी जो इनके पास जो काडर था इनका, तो ज्यादातर लोग इस तरह के लोग थे। और जो गिरफ्तार हुए भी थे वे लोग हादसे में थे और वो लोग बाहर निकलने के लिए कोई सूरत तलाश कर रहे थे, यहाँ तक कि माफी नामों पर हस्ताक्षर करने के लिए भी तैयार थे। और इसका मैं अगर कहें तो मैं भी कर सकता हूँ, अभी यहाँ पर ही कर सकता हूँ कि दरअसल एक तरफ सीपीएम के जो बड़े नेता थे दिल्ली स्टेट के मेजर जयपाल सिंह, वो विठ्ठल पटेल हाउस से गिरफ्तार किए गए थे। सीपीएम के तमाम टीपी त्रिपाठी जो प्रेसिडेंट थे छात्र यूनियन के, वो गिरफ्तार हुए।
प्रवीरपुर का से गिरफ्तार हुए, कैंपस से, जेएनयू कैंपस से गिरफ्तार किया गया। मैं, सुहेल हाशमी, गिरजेश पंत, सुजीत दत्ता, ये तमाम लोग जेएनयू कैंपस से गिरफ्तार किए गए। तो मगर मजे की बात यह है कि हम लोग गिरफ्तारी के बाद में बाकायदा जेल में रहते हुए भी कोशिश कर रहे थे कि रहेंगे और अपने बाहर के लोगों से संपर्क बनाए हुए थे। इनके जो लोग जेल में थे उस वक्त लगातार यही बात करते रहते थे कि कैसे निकला जाए, चिट्ठियां लिख रहे थे। यहाँ तक कि नेपाल के राजा को, हिंदू राष्ट्र नेपाल है, तो नेपाल राजा को भी चिट्ठियां भिजवा रहे थे। हमें चिट्ठियां पहुंचती नहीं थी, तो वो चिट्ठियां रोक रहे थे, जल्दबाजी चली जाती थी। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे और सुबह से शाम तक स्यापा करते रहते थे, कहाँ भूले फंस गए आकर। जबकि बाकी लोग बड़े साथ बैठे भी थे और पुलिस पर बातचीत करते। आपके साथ ही गिरफ्तार? हमारी बैरक में भी ऐसे लोग थे। अच्छा। हमारी बैरक में भी जो लोग थे भी परेशान होते थे काफी भी। अच्छा। मगर पूरे हिंदुस्तान भर के तमाम जिलों में जो भी संघ से के लोग थे, स्वयं सेवक थे, जो गिरफ्तार हुए थे, उसकी एक वजह भी थी कि जो इनके चीफ थे वो गिरफ्तार हो गए थे 2-3 दिन के अंदर ही, इमरजेंसी के। उनका नाम था देवरस साहब, एमडी देवरस। तो देवरस साहब जो थे वो आरएसएस के सरसंघ चालक हुआ करते। उन्होंने 22 अगस्त को वहां बंद हुए थे महाराष्ट्र में, यरवदा जेल में। तो यरवदा जेल से उन्होंने पहली चिट्ठी लिखी 22 अगस्त को। तो 22 अगस्त को उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, इंदिरा गांधी को, कि देखिए आपने मुझे बेकार गिरफ्तार कर लिया है। हमारे लोग तो हमेशा अच्छी बातें करते हैं, देश के लिए करते रहे हैं, और अगर आप हमें कम से कम मौका दें एक मुलाकात का, बताऊंगा आपको कि हम लोग क्या कर सकते हैं आपके लिए। इसलिए अभी आपने 15 अगस्त को जो भाषण दिया है लाल किले से, इतना शानदार भाषण दिया था आपने और उसकी हम तारीफ कर रहे हैं, तो इसलिए आपको गौर करना चाहिए, हमारी बात पे गौर करें, मिलने का वक्त है। 22 अगस्त को नहीं हो पाया कुछ भी, इंदिरा गांधी ने कोई तवज्जो नहीं दिया। 10 नवंबर को फिर चिट्ठी लिखी उन्होंने। उसमें लिखा कि देखिए प्रधानमंत्री जी, मैं पहले भी लिख चुका हूँ आपको, तो हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि मौका दीजिए आप, और हम लोग, और आपने तो देखिए तो कोर्ट ने फैसला किया है, जजेस ने, जिसमें आपके इलेक्शन के बारे में कुछ टिप्पणियां की हैं और वो अच्छा फैसला है। तो उन्होंने कम से कम अलाउ किया है कि आप मेंबर रहेंगी पार्लियामेंट की, और ठीक ठाक है। मुझे बड़ी खुशी हुई बात से, और मैं चाहूंगा कि आप फिर लिखा उन्होंने, मुझे मिलने का मौका दीजिए, हम बात करेंगे। ठीक भी बात नहीं हुई, ये बात हुई। इसके बाद उन्होंने कोशिश की, विनोबा भावे से संपर्क किया, उन्हें चिट्ठी लिखी उन्होंने 12 जनवरी 76 में उनको लिखी, फिर 24 फरवरी 76 में चिट्ठी लिखी विनोबा भावे को। कुल मिलाकर विनोबा भावे ने भी इनको कोई बात नहीं की। इस बीच में इन्होंने जो चिट्ठी लिखी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को, चौहान साहब को, एसबी चौहान साहब, उन्होंने काम किया, उन्होंने फॉर्म भिजवा दिया, प्रोफार्मा भिजवा दिया माफीनामे का। तो बना बनाया प्रोफार्मा था, तो नाम भरना था, तो मैं फला और बैरक नंबर फला, इतना भरना था। बाकी सब लिखा हुआ था कि हम काम भर गए हैं, इमरजेंसी का सपोर्ट करेंगे, किसी तरह की वारदात नहीं करेंगे, हम माफी मांग रहे हैं। और ऐसा मौका मिल गया संघ के लोगों को कि जहां जहां जो उनके स्वयंसेवक थे, उन्होंने बड़ी खुशी के साथ में उस माफीनामे वाले उस प्रमाण पर दस्तखत किए और बाहर आते गए, धीरे धीरे काफी आते गए। और उसके बाद ये माफी कल्चर पुराना रहा है। ये जो सावरकर साहब थे, उन्होंने सिलसिला शुरू किया था, और सबसे मान लिया गया। लोग बड़े सख्त साथ कहते हैं ये भी रणनीति है, मतलब ये है लड़ाई लड़ने की, मगर माफीनामा तो इनके जींस में है, सही पड़ता है कहीं पर भी, उन्हें छुपाया नहीं हो बात की। उसके बाद फिर चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री की उन्होंने, वो लिखी जाकर 16 जुलाई 1976 में, तब चिट्ठी लिखी। तब तो काफी इनके लोग बाहर आ भी चुके थे, और उसके बाद कहना चाहिए चिट्ठियां 10 लिखी गई इनकी तरफ से, इनकी खुद की चिट्ठियां 3 थी देवरस साहब की। तो जो मैसेज चला गया कार्यकर्ताओं को कि हमारे पार्टी चीफ बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। 20 सूत्री कार्यक्रम आ चुका था इस बीच इंदिरा गांधी जी का, तो सबने कहा कि हम 20 सूत्री कार्यक्रम को सपोर्ट कर रहे हैं, और इसलिए हम देश के विकास में योगदान देंगे और आपकी इमरजेंसी को सपोर्ट करेंगे, इन्होंने खुल्लम खुल्ला कहा। अब तो इस बारे में तमाम किताबें आ चुकी हैं इनके बारे में। तो अभी सी राजेश्वर जो थे, जो गवर्नर है यूपी में, राजेश्वर साहब ने, वो डिप्टी चीफ थे आईबी के उस वक्त, उन्होंने अपने इंटरव्यू में साफ साफ कहा, उनकी किताब भी है, उनकी ऑटोबायोग्राफी है, उसमें भी उन्होंने कहा है कि लगातार माफी मांग रहे थे। इसलिए
अब तो एक किताब नहीं, कई किताबों में इनके माफी का जिक्र है। वहाँ पर भी। तो सर जैसे कि एक तरफ जैसे अभी 50 साल हुए इमरजेंसी के, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री ये एक बात बार बार उठा रहे हैं कि संविधान हत्या दिवस उसको उन्होंने मनाया, और बहुत ही गम और ये माना कि हमारे देश के साथ बहुत बुरा हुआ, और उसको काफी प्रचारित किया गया। तो अगर हम खुद ही संविधान को नहीं मान रहे तो हत्या कौन कर रहा है आपकी नजर में? देखिए, इस पर बारे में तो कभी तफसील में और बात करेंगे। फिलहाल मैं बताना चाहता हूँ ये कि हमें उन परिस्थितियों को दिमाग में रखना चाहिए जिन परिस्थितियों में आपातकाल की घोषणा की गई थी। ये ध्यान देने की बात यह है, और ये सिलसिला केवल उस वक्त का नहीं है जिस तारीख को 25 जून को इमरजेंसी रात को जारी की गई। आप थोड़ा सा पहले जाएं और थोड़ा पहले जाने की कोशिश करें तो बावजूद इसके कि मैं भुक्तभोगी हूँ, मैं जेल में गया था, मैं परेशानी हुई और मेरे तमाम जो मौके थे बाहर जाने के और कुछ स्कॉलरशिप के वो रुक गए। इसके बावजूद मेरा मानना यह है थोड़ा सा हमें गौर करना पड़ेगा हिंदुस्तान के हालात में जो 69 के बाद से हिंदुस्तान में चल रहे थे। वहां पर ये दौर था कि जो 69 में कांग्रेस पार्टी का बंटवारा हो चुका था। कांग्रेस पार्टी बंटवारे में मुद्दा ये था कि इंदिरा गांधी जी ने कोशिश की थी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए ताकि बैंकों से आम आदमी को कर्जा मिल जाए। तो महाराजाओं का की विपक्ष था, महाराजाओं के जो टाइटल्स थे खत्म किए जाएं, ये तमाम तरह के प्रोग्रेसिव मेजर्स कांग्रेस पार्टी उठा रही थी। और जो कांग्रेस पार्टी का वो तबका था, पुराने जो लोग थे, उन्हें परेशानी थी इस बात से। वे तमाम ऐसे लोग थे कि जो एक तरह कहना चाहिए पूंजीपति घरानों के समर्थक थे। दूसरी तरफ ये भी कहा जा सकता है उन्हें इस तरह की प्रगतिशील मेजर्स पसंद नहीं आ रहे थे। जो भी हो, तो कुल मिलाकर 69 से लेकर और ये 74 तक का दौर बड़ा अहम रहा है जिसमें काफी कुछ कोशिशें हो रही थी प्रगतिशील काम करने की। मगर 71 में जाकर इलेक्शन 72 में होने थे इलेक्शन। इंदिरा गांधी ने जब देखा कि उनके जितने भी मेजर्स हैं उन पर कोई न कोई जब अंकुश लग जाता है पार्टी की तरफ से, तो उन्होंने थोड़ा सा हिम्मत जुटाई और उन्होंने ये कहा कि निश्चित जो भी हो कम लेट पीपल डिसाइड, हम चुनाव पहले करा देंगे। 71 में उन्होंने चुनाव कराने की घोषणा कर दी, 1 साल पहले। अब इस पर गौर करें, 71 में जो पॉलिटिकल पार्टी जिन्होंने बनाया था एक बड़ा गठबंधन, जनसंघ, समाजवादी सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस हो, स्वतंत्र पार्टी, इन लोगों ने एक महागठबंधन बनाकर इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। और उस वक्त इंदिरा गांधी ने अपनी इन बात की, लोग कह रहे हैं कि इंदिरा हटाओ और मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ, ये दौर था 71 वाला दौर में। 71 से तुरंत चुनाव जीतने के बाद बांग्लादेश की क्राइसिस हो गई और बांग्लादेश को जितवाया बनवाया इंदिरा गांधी ने, ये बड़ा काम था। तो मेरे दिमाग में कई बार आता है जब 50 साल बाद मैं गौर करता हूँ उस चीज पर, हमें ये नहीं भूलना चाहिए तो जो उस तरह का जो माहौल था कि अमेरिका इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाया कि उन्हें मुंह खानी पड़ी थी बांग्लादेश के बनने में। वे पूरी तौर से साथ दे रहे थे पाकिस्तान का। उन्होंने जिस वक्त बांग्लादेश का युद्ध चल रहा था तो हिंदुस्तान के खिलाफ उन्होंने 7वां बेड़ा अपना रियाय बंगाल की खाड़ी में ये भी किया था। तो ऐसी स्थितियां थी कि जैसे ही इंदिरा गांधी को मैसिव मैंडेट मिला 71 में, तो कहीं ना कहीं अमेरिका के लोगों का भी कुछ कहना चाहिए योगदान हो सकता है कि जिस तरह उन्होंने इंदिरा गांधी के लिए परेशानी पैदा करने का कुछ हालात पैदा किए और उन्हें बनी बनाई चीजें मिल गई कि 12 जून को फैसला हो गया करना चाहिए इंदिरा गांधी के चुनाव के खिलाफ। मगर ये भी ध्यान देने की बात है ये जो बड़ा जन आंदोलन चला था छात्र और नौजवानों का, जिसके चलते इमरजेंसी बाद में आई तार्किक तौर पर, इसकी शुरुआत 73 में हो गई थी गुजरात से। गुजरात के विद्यार्थी परिषद ने कहना चाहिए मेस के दामों की बढ़ गए थे, उसको लेकर उन्होंने आंदोलन शुरू किया था और उन्होंने जो सरकार थी उस वक्त की कांग्रेस सरकार, उससे उन्होंने हटने के लिए मजबूर कर दिया था और वो सरकार बर्खास्त कर दी गई थी बाद में। और यही आंदोलन 74 में शुरू हुआ बिहार से, बिहार आंदोलन में। ये बात हो गई
मार्च से कहना चाहिए शुरू हुआ था और 5 जून से वो जयप्रकाश जी बाकायदा उसमें आ गए थे। संपूर्ण क्रांति का आंदोलन जो था, और स्वाभाविक हमारे जैसे बहुत सारे लोग मेंबर थे। जयप्रकाश जी कभी सत्ता में रहे नहीं थे, सन 42 के हीरो थे और फिर वो इस वक्त बात कर रहे थे। तो जयप्रकाश जी के पास उनका एक नैतिक बल था जिसको लेकर तमाम वो लोग जो सरकार से सहमत नहीं थे वे जुड़ने लगे उनके साथ में। नौजवानों की टीम जुड़ने लगी, उनको लगा कि इनमें दम है वहां पर भी। जैसे देखा जाए तो एक मिली जुली चीज है ये आंदोलन हो रहा था तो नौजवानों के दिमाग में सपना था एक समाज के परिवर्तन का, और जयप्रकाश जी उसकी अगुवाई कर रहे थे, जिनका कहना चाहिए बेदाग कहना चाहिए पॉलिटिकल करियर था, सामाजिक जिंदगी में काफी सक्रिय थे वहां पर भी। दूसरी तरफ ये भी सही है उस बीच में कई चीजें ऐसी हो रही थी। जनसंघ जो पार्टी इस पार्टी की हैसियत से और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये दो लोगों ने उस मूवमेंट पर पूरा कब्जा कर लिया था एक तरीके से। नानाजी देशमुख हुआ करते थे जिनकी बड़े नेता थे संघ के भी और जनसंघ के भी, वे जयप्रकाश जी के साथ आ गए थे। स्थितियां यहाँ तक आ गई थी कि जयप्रकाश जी ने एक बार कहा भी कि अगर करना चाहिए ये आरएसएस को आप लोग फांसीवादी कहते हैं, आरएसएस फांसीवादी नहीं, फांसीवादी हूँ, इस तरह की बातें भी हुई। तो कुल मिलाकर एक मिली जुली चीज थी। इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लागू की थी उनके मन में कहीं ना कहीं एक खटका था कि शायद विदेशी ताकतें कुछ न कुछ मुझे हटाने के लिए कोशिश कर रही हैं। तो स्थिति ऐसी थी कि उस पर पूरे जयप्रकाश जी के आंदोलन पर जो संपूर्ण क्रांति के लिए आंदोलन था, उस आंदोलन पर एक तरह से संघ ने कब्जा करने की पूरी तरह कोशिश की। और ये इनका पुराना तरीका रहा है संघ का इस तरह से कि किसी भी चलते हुए, आपने बाद में देखा होगा अन्ना हजारे के आंदोलन में भी तो इस तरह से ये तो कोशिश हुई थी, उन्होंने पूरा कब्जा करने की कोशिश की। ध्यान देने की बात यह है कि इमरजेंसी के दौरान निश्चित तौर पर पहली बात कहना जानती है कि इमरजेंसी थोड़ा सा इंदिरा गांधी जी थोड़ा पैनिकी हो रही थी। वो लगा कि हमारा एक इलेक्शन हाई कोर्ट ने खत्म कर दिया है, बंदिश लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने कि आप पार्लियामेंट में जाएंगी मगर वोट नहीं दे सकेंगी। तो थोड़ा सा उनको डर था कि कहीं ना कहीं हमें सत्ता से बेदखल करने की कोशिशें हो रही हैं। और आज मैं सोचता हूँ 50 साल बाद आज बार बार आप देखते हैं कि क्या कहा था, ये कहा था रिजिम चेंज। ट्रम्प साहब ये कह रहे थे ईरान में हम बदल देंगे, हुकूमत बदल देंगे हम। तो सवाल ये है इंदिरा गांधी को सही में भी खबर थी कि कहीं न कहीं उनको हटाने की, उनको हटाकर और कांग्रेस पार्टी के पुराने लोगों में से किसी न किसी को लाने की कोशिश हो जाएगी। और जिनमें कम से कम 3 नाम ऐसे थे, जगजीवन राम जी, मोरारजी देसाई, वाई चौहान के नाम ऐसे थे जिनके लिए अलग अलग वक्तों में एक छत्ता रहा था कि इनके काफी अच्छे संबंध अमेरिकी दावी से हैं, दिखाई पड़ता। तो उसका फायदा मोरारजी देसाई को मिला ही वक्त बाकायदा मिला ही लोगों को। इसलिए मैं कहना चाहिए इंदिरा गांधी के कुछ करना चाहिए जो उनके जो संदेह थे वो वाजिब भी हो सकते हैं वहां पर। मगर एक बात कहा जाना चाहिए जरूरी कि 42वें संशोधन के जरिए जो तमाम तरह के चेंजेस हुए संविधान में, उन चेंजेस से थोड़ा सा कहना चाहिए ज्यादा ताकत ली सरकार ने वहां पर भी। उस दौर में ये तो हुआ था, मगर उसमें 2 चीजें ध्यान देने की बात है। मिसेस गांधी ने इमरजेंसी लागू तो की, वो जितने उनकी उस वक्त की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं तो विदेशी पत्रकारों को उन्होंने दी, उन्होंने बार बार ये कहा कि ये टेम्परेरी फेज है, हम जल्दी हटाएंगे इसको, जल्दी हटाएंगे। उन्हें इस बात का एहसास था कि गलत फैसला हो गया है, तो नहीं होना चाहिए था। मगर उसमें 2 चीजें ऐसी हो गई जो बड़ी खराब चीजें थी। एक तो इमरजेंसी के दौर में सारी ताकत आ गई संजय गांधी के पास। संजय गांधी को श्रीमती गांधी ने कुछ ज्यादा ही छूट दे रखी थी और वो कोई ओहदा न रखते हुए पार्टी के अंदर वे एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एक तरह का एक पोस्ट हो गई थी। और उनका जो सोचने का तरीका था, वो सोचने का तरीका थोड़ा कहीं ना कहीं उसमें सांप्रदायिक भी था, मैं कहना चाहता हूँ। वरना जिस तरह से आरएसएस लोग तारीफ करते थे संजय गांधी की, और संजय गांधी को जो उन्होंने प्रोग्राम लिए, उनका 5 सूत्री कार्यक्रम था। 5 सूत्री कार्यक्रम में 2 अहम थे। एक तो था कि सफाई, मलिन बस्तियों की सफाई करना वहां पर भी, और एक था इमरजेंसी के दौरान
कोशिश करना कि फैमिली प्लानिंग होना चाहिए। हाँ, ये तो फैमिली प्लानिंग के नाम पर और झुग्गी दिल्ली की सफाई के नाम पर और वृक्षारोपण के नाम पर उन्होंने जो तुर्कमान गेट दिल्ली का था इलाका, जो कि पुरानी दिल्ली का इलाका है, वहां जिस तरह से उन्होंने करना चाहिए तमाम लोगों को बेदखल किया, वहां से वो किया गया, वो तमाम अपनी आप में मिसाल है एक आतताई और अधनायकवादी शासन के काम करने के तौर तरीके। ये जो आज बुलडोजर चल रहा है, इस बुलडोजर रात की शुरुआत तुर्कमान गेट से हो चुकी है। तो तुर्कमान गेट कहना चाहिए बुलडोजर का एक सिंबल की तभी शुरुआत हो चुकी थी। तो दरअसल देखा जाए तो इमरजेंसी जो उस वक्त की थी, मगर हम जब आप सोचते 50 साल पहले का, तो पिछले 11 साल से जो हम निजाम झेल रहे हैं, मुझे लगता है कि वो बहुत ही हल्की चीज थी, कहीं भी नहीं था। क्योंकि ये मैं कहना चाहता हूँ इमरजेंसी में जो लोग जेल में बंद थे वो तो बंद थे, बाहर आपातकाल की समस्या जो थी फैमिली प्लानिंग के मुद्दे पर डर था, उसमें कोटा तय कर दिया गया था हर सरकारी नौकर के लिए, मास्टरों के लिए, कचहरी के लोगों के लिए, क्लर्क के लिए, इतने इतने आपको लाने हैं कैसे। उसको लेकर एक माहौल ऐसा हो गया था, लोगों में डर व्यक्त हो गया था कि कब कौन किसकी नसबंदी कर दी जाएगी, ये डर था। कुछ लोग तो ऐसे थे जिनके एक भी बच्चे नहीं थे, उनको कर दिया गया। जब आप कोटा देंगे, जब हुक्म चलता है, तो जब पुलिस वाले कुछ ज्यादा ही अपने को दिखाने के लिए हर एक कोटा पूरा करना था, किसी को 5 किसी को 10 देने थे, तो कैसे कहाँ से आएंगे। स्थितियां तो हो गई कि परिवार में लोग तलाश करते थे, तो अपने घर गए किसी को ले जाए, नौकरी तो बच जानी चाहिए, इसलिए उसका तो था, इसमें कोई शक नहीं। मगर दूसरी बात तो कहना चाहता हूँ कि बाकी कहीं कोई आतंक शहर के बाहर नहीं था। यूथ कांग्रेस के लोग बदतमीजी नहीं कर रहे थे, जैसी कि आज बदतमीजियां सरकारी पार्टी के लोग तमाम करते रहते हैं, इसका कोई मिसाल नहीं मिलती उस दौर में। हाँ, इमरजेंसी के दौरान ये हुआ कि थोड़ा सा ज्यादा उत्साह में पुलिस वालों ने, सरकारी कर्मचारियों ने, इन्होंने कुछ जातियां की, कुछ बात किए, इसको तो कहा जाना चाहिए। लेकिन सर, जैसे वो आपने बताया इमरजेंसी का एक दौर था और उस दौर में कुछ गलतियां भी थी जिसको एक्सेप्ट भी किया गया, लेकिन आज के दौर में एक बच्चा एक घड़ा छू दे तो थप्पड़ मार के उसकी मौत हो जाती है। कोई शादी करना चाहे तो आपके ऐसे सख्त कानून कि आप दूसरे मजहब में शादी नहीं कर सकते, पहले सरकार को बताओ, दलित है तो ब्राह्मण से नहीं शादी कर सकता। मतलब जो तरह तरह के कानून यहाँ पे मैं क्या वो इमरजेंसी से कम? यहाँ मैं कहना चाहता हूँ कि दरअसल उस दौर की इमरजेंसी की कोई खतरनाक विचारधारा नहीं थी। इस दौर में क्या हो रहा है, ये सांप्रदायिक बहुसंख्यकवाद, ये विचारधारा है आज की हुकूमत की, कम्युनल मेजॉरिटेरिज्म, जिसमें वो मान के चलते हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी देश की हुकूमत ने अपने ही देश की आबादी के एक बड़े हिस्से के खिलाफ जंग का ऐलान कर रखा हुआ है। उस इमरजेंसी में ऐसा कुछ नहीं था, वो केवल एक प्रधानमंत्री के अपने सत्ता से हटने के डर से किया गया, लागू किया गई एक व्यवस्था थी। जहां तक अगर उनकी सत्ता को कोई चुनौती न हो तो उन्हें कोई परेशानी नहीं थी वहां पर। यहाँ पर तो सत्ता को चुनौती की बात ही नहीं है। यहाँ जो है कम विथ ए मिशन देखने की बात है कि पहली शुरुआत कहाँ से हुई कि हम किसी बिना पार्टी के फलानी पार्टी से मुक्त भारत। भाई किसी लोकतंत्र में तो पार्टियां चलेंगी, जो पार्टी ये कहकर सत्ता में आई हो कि हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, तो आप क्या चाहते हैं? ये तो लोकतंत्र नहीं चाहते, ये तो फांसीवाद की जीती जाती मिसाल खुद ही है, आप कह रहे थे। तो उन्हें तो हर पार्टी को खत्म करना था। और समस्या ये है कि जो आरएसएस है, इस आरएसएस के जो दूसरे नंबर के जो चीफ थे गुरु गोलवलकर जी, उन्होंने पहले लिख रखा था कि बैक इन 40s के दशक में ही हमारे 3 दुश्मन हैं, एक मुसलमान, एक ईसाई और एक कम्युनिस्ट। उन्होंने पहले क्या रखा था। और जिस वक्त पुरानी जो बीजेपी जनसंघ थी, वाजपेयी जी वगैरह, तो वे लोग कम से कम उस बात को थोड़ा सा कम करने की कोशिश करते थे और खुल्लम खुल्ला उस बात को लागू करने की कोशिश नहीं करते थे। इन लोगों ने उससे आगे जाकर ये कहना शुरू किया है कि उन्हीं तीनों के खिलाफ पूरी तौर से, एक तो कम्युनिस्टों के, मुसलमानों के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ और हर वो इंसान जो समाज में
जो शऊर की बात करता हो, जो शालीनता की बात करता हो, जो इनसे असहमत हो और जो किसी भी तरह से सामान्य तरीके से बात करता हो, वो उनको बर्दाश्त नहीं है। अब ध्यान देने की बात है कि ये भी बयान आए कि ये जो 342वें संशोधन के चलते प्रियम्बल में, प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ दिए गए, उससे परेशानी है इनको। 3 शब्द कौन जोड़े गए थे? एक शब्द जोड़ दिया गया पंथ निरपेक्षता का, सेकुलरिज्म। एक जोड़ दिया गया था शब्द समाजवाद का। एक जोड़ दिया गया था, जहां पे आखिर में है यूनिटी, वहां इंटीग्रिटी भी जोड़ दिया, अखंडता भी जोड़ दिया गया भारत। ये तीनों शब्दों से प्रेमी ज्यादा मजबूत हो गया। और अब उनको परेशानी क्या है? भाई हिंदुस्तान का उपराष्ट्रपति भी बोल रहे हैं, तमाम मंत्री बोल रहे हैं, आरएसएस के तमाम पदाधिकारी बोल रहे हैं, यूपी का सीएम बोल रहा है कि ये चीजें गलत थी। यानी आपको समाजवाद बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि आप खुल्लम खुल्ला जो काम कर रहे हैं अंबानी और अडानी के लिए, पूंजीपतियों की के नौकरी कर रहे हैं, चाकरी कर रहे हैं जिस तरह से, उसे आप करते रहना चाहते हैं। आपको समाजवाद इससे पसंद नहीं है। तो समाजवाद का मतलब केवल ये होता है कि राज्य को आवाम के लिए कुछ करते रहना चाहिए। राज्य की जिम्मेदारी है कि तालीम की बात करे, स्वास्थ्य की बात करे, सड़कें बनाए, नौकरियां दे, ये राज्य का काम होता है। समाजवाद ही होता है उसमें भी। ये बर्दाश्त नहीं, उनको समाजवाद बर्दाश्त नहीं है, उन्हें पंथ निरपेक्षता बर्दाश्त नहीं है। जबकि इस संविधान में साफ साफ जो हमारा 12 आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जो मूल अधिकार हमारे हैं, तो मौलिक अधिकारों वाले चैप्टर 3 में संविधान में साफ साफ आर्टिकल कहना चाहिए 25 से लेकर और 31 तक, 25 से 30 तक की जो आर्टिकल हैं वो तो माइनॉरिटीज के हुकूक की बात करते हैं, अधिकारों की बात करते हैं, कि जिसमें पहली बात तो है कि सारे धर्म बराबर, हर धर्म के मानने वालों के अधिकार बराबर, कोई कम या ज्यादा नहीं है, पहली बात ये है। और ये बात इनफेक्टिकली कही गई है, जहां पर राइट टू इक्वलिटी है वहां भी कही गई है, और आर्टिकल 25 से लेकर 30 तक इस बात पर जोर दिया गया है। और यहाँ तक कि अपने धर्म को मानने का अधिकार हर कम्युनिटी को है, धर्म का प्रचार करने का अधिकार है। धर्म का प्रचार करने का अधिकार होने के साथ साथ में जो उनके इदारे हैं अपने, उनको चलाने का अधिकार है, अपने कॉलेज, अपने स्कूल, अपनी जुबान को बचाए रखने का अधिकार है। तो इस तरह देखा जाए तो बिना सेकुलर शब्द इस्तेमाल किए हुए ही संविधान में पूरी तौर से एक सेकुलर संविधान अम्बेडकर साहब ने बनाया था, नेहरू और पटेल की कहना चाहिए सहमति के साथ में मिलकर बनाया गया था वो। अब उसको इस बहाने आज ये इमरजेंसी का बहाना लेकर, और क्योंकि इमरजेंसी में 42वां संशोधन लागू किया गया था, ये तर्क देकर ये पूरे संविधान की धज्जियां उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहाना है केवल। जिस तरह उन्होंने अभी ठीक चुनाव से पहले कुछ बदलाव लाने की कोशिश की थी, ये वही करना चाहते हैं। तो दरअसल देखा जाए तो संघ परिवार को परेशानी रही है भारत के संविधान से। जब संविधान बन रहा था उस वक्त भी इन्होंने उसको बर्दाश्त नहीं किया था, उसके खिलाफ लिखा था। यहाँ तक कि जब संविधान बनकर तैयार हो गया उसके बाद भी इन्होंने संविधान को कभी स्वीकार किया नहीं। इनका कहना था कि जब हिंदुस्तान में मनुस्मृति जैसी चीज है तो संविधान तो क्या जरूरत है संविधान की। और मनुस्मृति का मतलब क्या होता है कि जहां जो जिन्हें हम शूद्र कहते हैं, ओबीसी, जिन्हें हम दलित कहते हैं कहना चाहिए, उन तमाम लोगों को अस्पृश्य कहते थे, उन लोगों को कोई हुकूक नहीं थे मनुस्मृति में। स्त्रियों के लिए कोई हुकूक नहीं है। तो मनुस्मृति तो एक ऐसा कहना चाहिए ऐसी किताब है जो औरतों, दलितों और शूद्रों के खिलाफ है। तो ऐसी किताब को वो मानना चाहते हैं, लागू करना चाहते हैं। तो सवाल ये है क्या देश में केवल अपर कास्ट रहेगा, तो देश में केवल ऊंची जातियों के लोग रहेंगे? तो कहाँ जाएंगे वो लोग, तमाम लोग जिनका देश का बराबर का हिस्सा है और जिनकी आबादी में संख्या भी ज्यादा है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये कुल मिलाकर कहना चाहिए इनकी आंखों की का रोड़ा बना हुआ था ये संविधान। आज वो जब सत्ता में पूरी तौर से हैं तो पूरी तौर से इनकी कोशिश है ये बहाना करते हुए, क्योंकि 3 शब्द जोड़े गए थे इमरजेंसी में, हम इनको हटाना चाहते। अब हमारा सवाल केवल ये है कि भाई इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी की सरकार आई, जिस सरकार में आप शामिल थे, जिस सरकार में आपके 2 मंत्री भी थे, आडवाणी साहब और वाजपेयी जी मंत्री थे, उन्होंने इनको हटाया।
आखिर 42वें संशोधन में जो तरतीब की गई थी, जो चीजें जोड़ी घटाई गई थी, उनको इन्होंने 44वें संशोधन से तमाम चीजों को खत्म कर दिया था, इन्होंने हटाया। इन्होंने कि जो गलत कानून बने थे कुछ, उन्हें इन्होंने खत्म किया 44वें संशोधन से। मगर उस वक्त इन्होंने ये रहने दिया, इस पर उन्होंने कुछ नहीं किया। तो सवाल है कि इतनी खराब चीजें थी ये, उस वक्त क्यों हटाया उन्होंने? नंबर एक और चीज ध्यान देने की बात में भी है, इसके अलावा इन्होंने 44वें संशोधन के जरिए 42वें संशोधन को दुरुस्त करने की कोशिश में इन्होंने एक जो काम किया कि यहाँ पर ड्यूटीज, तो उसमें क्या हुआ था कि इंदिरा गांधी जी ने जो मौलिक अधिकारों के साथ साथ ड्यूटीज भी उसमें शामिल कर दी थी। संविधान का आर्टिकल 51 है, उसमें ड्यूटी जोड़ दी गई थी बाद भी, उन ड्यूटीज को नहीं हटाया इन्होंने। तो सवाल ये कि ड्यूटीज के मामले में तो आप लगातार बताते हो कि नागरिकों का अधिकार नहीं है, ड्यूटीज है नागरिकों की राज्य के प्रति, वो करना चाहिए, वो उस पर जोर देते हैं आप, और उनको चलने दिया आपने। और ये चीन शब्दों से परेशानी हो रही है, उससे नियत साफ है कि मौजूदा हुकूमत को समाजवाद इससे शब्द बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि ये पूरी तौर से पूंजीपतियों के हक में अपनी तमाम नीतियां बना रहे हैं, सरकार चला रहे हैं। इन्हें सेकुलरिज्म इससे बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि इन्होंने पहले ही यहाँ की माइनॉरिटीज को, क्रिश्चियंस को और मुस्लिम को निशाने पर ले रखा है। इसी चीज इंटीग्रिटी नाम की बात इसलिए करते हैं कि अखंडता नाम की शब्द इनके भाई नहीं, ये समाज को लगातार बांटने की कोशिश कर रहे हैं, अखंडता भी बर्दाश्त नहीं इनको। तो मुझे लगता है कुल मिलाकर इमरजेंसी की याद दिलाने के नाम पर मौजूदा सरकार अपने काले कारनामों को छुपाने की कोशिश कर रही है। सही बात तो यह है, इस वक्त बुलडोजर राज है, इस वक्त एनकाउंटर हो सकता है किसी आदमी का, किसी भी आदमी की जानो माल सुरक्षित नहीं है। साथ साथ तालीम के साथ ये हुआ है, तमाम स्कूलों में, टीचर्स में, यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई लिखाई की गुंजाइश नहीं छोड़ी उन्होंने, केवल इनकी नीतियां पढ़ाई जा रही हैं। क्लासरूम में लेक्चर देना मुश्किल हो गया टीचर्स के लिए, जिसकी बात कर पाते हैं। ये तमाम गलत तरह की इतिहास पढ़ाना शुरू कर दिया इन्होंने स्कूलों में भी, पाठ्य पुस्तकों में तमाम तरह के संशोधन कर दिए इन्होंने। ये क्या देखा जाए तो मौजूदा निजाम अपने काले कारनामों को, जो इन्होंने नागरिक अधिकारों का दमन कर रखा है, जो इन्होंने पूरा जेलखाना बना रखा है पूरे देश को, और पूरी तौर से देश के सारे संसाधनों को अपने दो चहेते पूंजीपतियों को, देख अडानी को, अंबानी को सौंप दिए हैं। सारे एयरपोर्ट अडानी के हो गए हैं। सवाल ये है कि क्या अडानी ने चवन्नी खर्च की थी उस एयरपोर्ट को बनाने में? तो जनता के पैसे से बनाए गए जो संसाधन थे वो बेशर्मी के साथ ये अपने दोस्तों को बांट रहे हैं। एक ऐसी हुकूमत जो निश्चित तौर पर पिछले 11 सालों से लगातार जनता के खिलाफ साजिशें कर रही है, जनता को खैरात में बांट रही है, एक नौकरी नहीं बना रही है, आखिर एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, विकास नहीं होगा, उद्योग नहीं खड़े होंगे, कोई चीज मैन्युफैक्चर नहीं हो रही है। ऐसी स्थितियों में स्वाभाविक है कि बहाना चाह बना रहे हैं इमरजेंसी का। आपातकाल बुरा था, निश्चित तौर पर बुरा था, और आपातकाल में ये जो आपातकाल है, मगर याद का जो आपातकाल है उसकी तुलना में वो आपातकाल कुछ नहीं था, बहुत हल्का था। और सबसे बड़ी बात यह है, उस आपातकाल के लिए इंदिरा गांधी ने तुरंत बाद ही इलेक्शन कराए। 18 जनवरी 77 को उन्होंने इलेक्शन की घोषणा कर दी। इमरजेंसी बाद में हटी, चुनाव की घोषणा कर दी। और ये बताना चाहता हूं मैं, तो चुनाव की घोषणा जब उन्होंने की तो उन्होंने किसी से सलाह तक नहीं की अपनी पार्टी में। उनको लगा कि करना चाहिए, चुनाव होना चाहिए। लोगों ने कहा, संजय गांधी ने भी कहा, क्या कर रही हैं आप? बस इंदिरा गांधी ने कहा, नहीं, चुनाव तो होना है, लोकतंत्र है, हम तमाम चीजें चाहते हैं लोगों को लोकतंत्र वापस मिले। उस वक्त परिस्थितियां फर्क थी, लागू किया गया। ये लोग तो जस्टिफाई कर रहे हैं, फर्क है सोचने का, आप दो दृष्टियां फर्क हैं। एक तरफ इमरजेंसी लगती है, इमरजेंसी लगाने वाले को लगता है कि कहीं न कहीं है गलत, कड़वी दवा है जो लोगों को हम दे रहे हैं। और एक तरफ वे लोग हैं जिन्हें लगता है कि हर काम वो सही कर रहे हैं, एनकाउंटर कर रहे हैं वो भी सही है, बुलडोजर वो भी है, बने बनाए मकान ढाए जा रहे हैं क्योंकि वो माइनॉरिटीज के हैं, बने बनाए मकान, दुकानें, तमाम चीजें नष्ट की जा रही हैं। तो सवाल ये है कि एक सरकार जो प्रतिशोध की भावना से काम कर रही है, इसमें दोनों फर्क यही है। इसलिए मौजूदा सरकार को तो आपातकाल के बारे में
बात करने का कोई नैतिक अधिकार है ही नहीं, ये हम कहना चाहते हैं वहां पर। और दूसरी बात बोलना चाहता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम के संगठन का देश के कहना चाहिए सेवा से कोई वास्ता ही नहीं है। उनका एकमात्र काम माइनॉरिटी के खिलाफ जहर उगलना, नफरत का प्रचार करना है। इन्होंने किसी भी दौर में कोई भी बड़ा काम देश की प्रगति के लिए, देश को आगे बढ़ाने का कोई काम नहीं किया इन्होंने। ये बात बिल्कुल साफ है। बहुत शानदार बात सर। सर एक चीज मन में आती है कि जैसे इन्होंने ये कड़वी दवा इस मतलब एक मीठी दवा के तौर पर हम कह पिला दिए कि आम जन में, ओबीसी में, दलितों में ये भावना बढ़ गई है कि मतलब उनका नुकसान हो जाए, लेकिन अगर मुसलमान पीटा जा रहा है तो ठीक है। मतलब जो रेडी पटरी वाले हैं उनसे भी हम एक दिन बात करने गए थे, तो उनको ये इस हद तक दिमागी वो दे दिया गया है कि उनको वो एक्सेप्ट है, बस मुल्ला पीट दिया जाए। तो इसकी दवा क्या है? मतलब ये समाज ध्यान देने पहली बात तो यही ध्यान देने की बात ये है कि 50 साल पहले आपातकाल लागू करते समय केवल और केवल कुछ कलाबाजारियों को दंड देना था, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करनी थी और ये कोशिश करनी थी कि सत्ता को हिलाने की कोई कोशिश न होने पाए, हुकूमत के खिलाफ कोई कार्रवाई न होने पाए, इस तरह का। ये तो कसदन पिछले 11 सालों में जिस तरह से लगातार एक नफरत का माहौल पैदा किया गया है पूरे समाज में भी। आप कौन है तय करने वाले? ये मुझे पता नहीं है कैसे तय पता चल जाता है कौन सा गोश्त किस जानवर का है। ये कैसे जानते हैं वो लोग? ये खुद तो कहते हैं कि मांस नहीं खा रहे हैं, वही पता है, खुशबू पता चल जाता है इनको कि गाय का मांस है कि भैंस का मांस है। ये कैसे पता चल जाता है? ये साफ साफ बात है, ये लोग विकृत दिमाग के, विकृत मानसिकता के ऐसे लोग हैं जिन्होंने समाज में जहर घोल दिया है। और जब तक उनकी मजबूरी है, जब तक ये जहर बोएंगे नहीं तो आप अपने पूंजीपति आकाओं को तमाम मिट्टी के मोल संसाधन दे कैसे पाएंगे? ये संसाधन देना है, सेवा करनी है, चाकरी करनी है अडानी से अंबानी की, और बताना है जनता को ये ना दुश्मन कौन है। दुश्मन आम जनता का दुश्मन ये अडानी है, अंबानी है, धन्ना सेठ है। आम जनता के दुश्मन ये जो गुंडे हैं जो हर जगह तय करते, जो नैतिकता तय कर रहे हैं हर चौराहे पर, गुंडे दुश्मन जनता के हैं। नौकरियां देनी है, नौकरियां मांग न सके आप, इसलिए इन्होंने ऐसा माहौल बना रखा है। ये तो इसलिए तो आपने जो अच्छी बात कही कि जो छोटे छोटे दुकानदारों के बीच में, ओबीसी के बीच में, दलितों के बीच में माहौल पैदा किया है माइनॉरिटीज के खिलाफ, तो वहां ये कह रहे हैं कि जैसे उनके हक माइनॉरिटीज मान रही हो। सच्चाई तो ये है कि कहीं कोई ऐसा है नहीं, कहीं भी ऐसा टकराव नहीं है कि जहां माइनॉरिटीज को ऐसी कोई चीज दी जा रही हो तो इनसे छीन के दी जा रही हो। माइनॉरिटीज के अपने करना के हकूक हैं जो संविधान के द्वारा स्वीकार किए गए हैं, उनके तहत वो काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कुल मिलाकर स्वाभाविक है दुनिया भर की जितनी भी फांसीबाजी हुकूमतें होती हैं वो यही माहौल पैदा करती हैं और समाज के एक तबके को दूसरे तबके से लड़ाने की कोशिश करती हैं और इसी में उनकी कामयाबी होती है। उन्होंने बड़ी करना चाहिए सफलता के साथ एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया है कि जहां इन्होंने निशाना बना रखा है केवल मुसलमानों को। पहली बात हुआ यह है क्योंकि दुर्भाग्य से दुनिया भर में एक ऐसा माहौल बना हुआ है जिसमें थोड़ा सा लोकतंत्र के खिलाफ जो ताकतें हैं उनको ताकत मिली हुई है, इसलिए थोड़ा उनको मकबूलियत मिल गई थी शुरू के दौर में। वो मुझे लगता है कि ये बहुत दिन चल नहीं पाता है, लोग देखना शुरू करते हैं। आखिर कब तक वो आप 5 किलो राशन की बात करते रहेंगे और दिखाते रहेंगे कि जनता हमारे टुकड़ों पर पड़ रही है। किसी भी देश की जनता ज्यादा दिनों तक किसी भी धन्ना सेठ या हुकूमत के टुकड़ों पर पलना पसंद नहीं करती है, स्वाभिमान रहता है और वो लोग खड़े होंगे, ये खड़े होंगे निश्चित तौर पर भी। आने वाले इलेक्शन में चीजें बदलेंगी, आपको क्या लगता है? इसी इलेक्शन में 2024 में बड़े पैमाने पर रिगिंग न हुई होती, अगर बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा नहीं होता। असल हुआ क्या है, इलेक्शन कमीशन इनके इशारों पर नाच रहा है, न्यायपालिका इनके इशारों पर नाच रही है। सुप्रीम कोर्ट के इक्का दुक्का कुछ जजेस को छोड़कर ज्यादा जजेस तो तैयार बैठे हुए हैं
सरकार की बात मानने के लिए। उन्हें पता है कि बाद में राज्यसभा मिल जाएगी, किसी गवर्नर बन जाएगा कोई भी। देखा हो चुका है पिछले दिनों में, तमाम देखते देखते हमारे वो। इसलिए न्यायपालिका को, चुनाव आयोग, दुर्भाग्य की बात यह है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी गठबंधन को, इंडिया गठबंधन को जैसे है, चुनाव में लड़ना नहीं है तो बीजेपी के खिलाफ, उसे लड़ना है, बीजेपी के खिलाफ भी लड़ना है, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भी लड़ना है, और जो न्यायपालिका के में शामिल इनके लोग हैं, इनको उन्होंने बनाया है, उनके साथ रखना है। तो मुझे लगता है चुनौती बड़ी है, मगर यकीन मुझे इस बात का है, हर दुनिया में आखिर हिटलर और मुसोलिनी को मुगालता सोचता ही हमेशा हुकूमत में रहेंगे। मुगालता फ्रेंको को भी था स्पेन में, दे हैड टू गो। यकीन मानिए चीजें, लोगों में आक्रोश है, जनता में गुस्सा है, और जनता ये समझ गई है कि इन लोगों का जो हुकूमत में आज हैं, ये कितनी बातें करते रहे 50 साल पहले की इमरजेंसी की, इनके इरादे नेक नहीं है। ये कुल मिलाकर अपने कहना चाहिए हिंदुस्तान में अपने पूंजीपति दोस्तों को खुश करने के लिए और अपने को सत्ता में बनाए रखने के लिए जो कर रहे हैं तो कर रहे हैं। एक नौकरी नहीं आ रही है, एक उद्योग नया खड़ा नहीं हुआ है, उत्पादन नहीं बढ़ा हुआ है, जो पुल बने थे ढह रहे हैं, सड़कें बने थी टूट रही हैं। कुल मिलाकर इससे ज्यादा भ्रष्ट कोई सरकार अब तक नहीं हुई है। इसलिए मुझे लगता है इनके भी पाप का घड़ा लबालब भर चुका है, और आने वाले दिनों में जो भी चुनाव होंगे, हाँ कोशिश तो करनी होगी, क्योंकि ये फर्जीवाड़ा करते हैं। जितनी इलेक्टोरल लिस्ट होती है, मतदाता सूची में गड़बड़ी करते हैं, फर्जी वोटिंग कराते हैं, और चुनाव आयोग क्योंकि उनकी जेब में है तो चुनाव आयोग इन्हीं की बात मानता है। इसके लिए कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा पॉलिटिकल पार्टीज को। मुझे लगता है रास्ता केवल एक होता है कि आप मैदान में आए, सड़क पर प्रदर्शन करें, रैलियां निकालें, प्रदर्शन करें, बड़े बड़े जुलूस निकालें, और ये कहें ये सरकार कुल मिलाकर ये पूंजीपतियों की सरकार है, इसका आवाम के दुख दर्द से कोई वास्ता नहीं है। ये जनता खुद भी देख चुकी है। तो मुझे लगता है कि ये तो पूरी बहस पुरानी इमरजेंसी वाली हो रही है, ये बहस का कोई मतलब अब रह नहीं गया है। 50 साल बहुत होते हैं, 50 साल में जनता ने देख लिया है। आपके सबक क्या थे? अगर आप उसको सवाल कर रहे हैं तो आपके सबक क्या थे? मौजूदा सरकार के सबक क्या थे, अगर उन्होंने कुछ उससे सीखा तो? चल मैंने कहा ना, एक बात और कह दूं मैं आपसे आज चलते चलते। कई बार लोग कहते हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनके रोल मॉडल वाजपेयी जी हैं, रोल मॉडल शायद भागवत जी हैं। जी नहीं, हमारे प्रधानमंत्री के रोल मॉडल इंदिरा गांधी जी हैं। इंदिरा गांधी जी, फर्क यह है कि रोल मॉडल वहां तक तो है जहां सत्ता को केंद्रीकरण करना है, इमरजेंसी लागू करनी है, वहां तक तो है, मगर इंदिरा गांधी पढ़ी लिखी थी। इंदिरा गांधी के पास एक विरासत थी, नेहरू की बेटी थी वो। इंदिरा गांधी के दुनिया के तमाम लोगों को दुनिया देख रखी थी उन्होंने, तमाम पढ़ रखा था। फर्क ये है, तो ये लोग नकल इंदिरा गांधी करना चाहते हैं, मगर इंदिरा गांधी की ना शालीनता है, नो शिक्षा है लोगों के पास में, प्रॉब्लम सारी वहां आ जाती है। इसलिए सत्ता के केंद्रीकरण करने की जो भी कोशिश होती है वो दरअसल आवाम के खिलाफ जाती है। सत्ता का जितना विकेंद्रीकरण होगा उतना आवाम के हक में होता है, और इसीलिए मुझे लगता है कि नाउ दिस इज टाइम कि जब लोग इकट्ठा होकर ये कहें कि हमें सत्ता का केंद्रीकरण किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में, किसी एक व्यक्ति के हाथ में बर्दाश्त नहीं है। एक मैं वो चलते चलते बात कहती हूँ आपसे एक भी कि दरअसल इनकी नीयत साफ नहीं है। ये अक्टूबर से पहले हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं देश को, इनकी नीयत में साफ साफ है। 100 साल पूरे हो रहे हैं, 100 साल पूरे हो रहे हैं आरएसएस के बने हुए। आरएसएस की उम्र 100 साल पूरी हो जाएगी अक्टूबर के महीने में दशहरे के दिन। तो क्या ऐसा लगता है? और ये जिस तरह से राष्ट्रपति तक ने, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऐसे लोगों ने भी शामिल होकर जिस तरह से ये सेकुलरिज्म के खिलाफ, समाजवाद के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है, उससे जाहिर है इन्होंने कहीं न कहीं ब्लूप्रिंट तैयार है। ये हर हालत में अक्टूबर के महीने तक हिंदू राष्ट्र बनाने का इनका सपना है, इनकी कोशिश है, ये करना चाह रहे हो। इसलिए सावधानी बरतने की जरूरत यह है कि इन्हें इनके अपने इरादों में, मंसूबे में कामयाब नहीं होने देना है, नंबर एक। दूसरा ये पार्लियामेंट्री सिस्टम को, संसदीय व्यवस्था को खत्म करके राष्ट्रपति व्यवस्था लागू करना चाहते हैं। जो वन नेशन
और वन इलेक्शन की बात हो रही है तो एक साजिश है जिसमें चाह रहे हैं कि जिससे मोदी जी को जिंदगी भर के लिए शासन जब तक जिंदा है तब तक राष्ट्रपति बना दिया जाए, ये इनकी कोशिश है। तो इसमें कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए कि जो भी कुछ समय लोग कर रहे हैं वो सारी की सारी नीति वन नेशन और वन इलेक्शन का सपना जो है, कहा कि आखिरी बार इलेक्शन होगा, फिर चुनाव होगा ही नहीं। इसका मतलब ये है, वन इलेक्शन का मतलब ये है आखिरी इलेक्शन, जहां एक इलेक्शन का हुआ और राष्ट्रपति शासन बना के उसके बाद में व्यवस्था संविधान बदल देंगे। और ये बदलने के नाम पर, और आप न भूलिए कि संविधान पर एक किताब अभी 2 साल पहले इन्होंने किताब लिखवाई एक अपने ही संघ के बड़े कार्यकर्ता से, जो एक बड़े सरकारी निगम के सरकारी उसके चेयरमैन भी हैं, राम बहादुर राय साहब। उन्होंने किताब लिखी है भारतीय संविधान पर। वो लिखाई से ले गई और उसी के फंक्शन में याद रखिएगा, उन्हीं की संस्था के फंक्शन में आरएसएस के जो सेक्रेटरी साहब हैं उन्होंने ये बात कही है कि इसमें उन्होंने इमरजेंसी में इन 2 शब्दों को हटाने की बात कही है, उसी फंक्शन में कही है। तो तमाम चीजें जुड़ रही हैं और इनका इरादे नेक नहीं है। ये हर हालत में अक्टूबर तक ये कर देने की चाह रहे हैं। मुझे लगता है इंडिया अलायंस की जो पार्टियां हैं उन्हें इसको समझना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि आने वाले दिनों में इनके मंसूबों को कामयाब न होने दें, और उसके लिए जरूरत है सड़कों पर आने, इसका कोई रास्ता बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप थे प्रोफेसर रमेश दीक्षित जी, हमसे बात कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छी गुफ्तगू नाजरीन आपने सुनी। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि इस तरह की गुफ्तगू हम आपके लिए लेते आएं और आप आम जन में इस बात को लेकर जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। शब बखैर।